प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी अंतराभाग 2 के हिंदी काव्य में संकलित भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पूर्व जो महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य सरिता का वह काल जिसे अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा, इस युग को अपनी भक्तिपूर्ण लेखनी से सिंचित करने वाले भक्त कवियों में प्रमुख रूप से महात्मा कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास व सूरदास की भक्तिपरक रचनाओं के प्रभाव के कारण ही इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया। हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति में जहाँ एक ओर महात्मा कबीर ने ज्ञान मार्गी शाखा का प्रवर्तन किया, तो वहीं दूसरी ओर मलिक मोहम्मद जायसी ने भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा का प्रवर्तन किया। जहाँ महात्मा कबीर ने खंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाया, तो वहीं जायसी ने मंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर भारतीय समाज को निर्गुण भक्ति की ओर प्रेरित किया। महात्मा कबीर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो दूसरी ओर मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। इन्होंने हिंदू लोक गाथाओं को कल्पना के साथ ऐतिहासिकता का पुट देकर अपने काव्य की रचना की, जिस कारण सूफियों, मुसलमानों व हिंदुओं ने इन्हें बहुत मान व सम्मान दिया। इनकी ख्याति का प्रमुख आधार पद्मावत महाकाव्य है, जिसमें इन्होंने पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की इहलौकिक प्रेम गाथा के माध्यम से पारलौकिक अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया है। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम उनके जन्म व पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा व सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में विद्वान आज तक एकमत नहीं रहे। फिर भी अंतः व बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनका जन्म लगभग 900 हिजरी अर्थात 1477 के लगभग हुआ माना जा सकता है। उनका जन्म स्थान जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश है। इन्होंने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानो, अर्थात जायस जो है वो उनका मूल स्थान है। जायस के निवासी होने के कारण ही ये जायसी कहलाए। जायस क्षेत्र में रहने के कारण इन्होंने अपने नाम के साथ जायसी जोड़ लिया। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम मलिक राज अशरफ, तो कुछ विद्वान मलिक शेख ममरेज को मानते हैं। इसमें भी संदेह है कि ये नाम एक ही व्यक्ति का है या फिर अलग अलग। यदि हम इनके पिता के नाम के साथ दोनों ही जगह मलिक शब्द जुड़ा होने के कारण व अधिकतर विद्वानों के मतानुसार मलिक शेख ममरेज को इनका पिता माना जा सकता है। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। शायद अशरफ जहांगीर और मेहंदी शेख बुरहान को इन्होंने अपना गुरु माना है। अमेठी राज परिवार के राजा मान सिंह सहित कई राजघरानों तथा सामान्य जनता में इनका बहुत सम्मान था।
जायसी उदार सूफी संत तो थे ही, इसके साथ वे संवेदनशील कवि भी थे। बचपन में शीतला अर्थात चेचक के कारण इनकी बाईं आंख व कान नष्ट हो गए थे। ये काले और क्रूप तो थे ही। एक बार बासा शेषशाह इन्हें देखकर हंसने लगे तो जायसी ने कहा, मुहिका हंसेसी की को रही। मलिक मोहम्मद जायसी का कहने का भाव यह था कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या जिस कुम्हार ने मुझे बनाया है। तो इस बात के ऊपर बादशाह बहुत लज्जित हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ था। इनका गृहस्थ जीवन अत्यधिक कष्टों में बीता व पत्नी का सुख भी नहीं मिला। कहते हैं कि इनके 8 पुत्र मकान की छत गिर जाने के कारण दबकर मर गए, जिस कारण वे संसार से विरक्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। हम अपने अंतिम समय में वे अमेठी के समीपवर्ती जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे थे। सन 1544 में निर्गुण भक्ति धारा व महात्मा कबीर के समकक्ष अपना स्थान रखने वाले प्रेम मार्गी कवि का स्वर्गवास हो गया। इनकी समाधि आज भी वहाँ अमेठी में है। रचनाएं, हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो सूफी कवि जायसी द्वारा रचित काव्य ग्रंथों के विषय में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद रहे हैं। विभिन्न जनश्रुतियों, विभिन्न शोध संस्थानों व आलोचकों के आधार पर इनके ग्रंथों की संख्या 22 मानी जाती है। सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, सुबरानामा, मुराईनामा, मुकहरनामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, धनावत, सोरठ, जपजी, मैनावत, मेखरावटनामा, कहरनामा, कुछ सफुट कविताएं, लहतावक, शकरानामा, मसला या मसलानामा आदि का नाम भी मिलता है। परंतु अभी तक केवल इनके 7 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा व कहनावत आदि हैं। जायसी के काव्यों का मूल आधार हिंदू लोक गाथाओं का दर्शन रहा है। उनका महाकाव्य पद्मावती या पद्मावत जो है वो काफ़ी ख्याति प्राप्त रचना है। इसमें सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती तथा चित्तौड़ के राजा के प्रेम व विवाह का वर्णन किया है। कान्हावत में कृष्ण की कथा कही है। अखरावट में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है और आखिरी कलाम में इस्लाम के अनुसार सृष्टि के आखिरी दिन के प्रलय की कथा है। चित्ररेखा में राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की कथा है। अब हम इनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जायसी के काव्य में काव्यगत विशेषताओं में प्रेम की अभिव्यंजना, समन्वयवादिता, लोक परलोक के विचार, परमात्मा की सर्वोच्चता व सर्वव्यापकता को प्रमुख माना है। कबीर की तरह इन्होंने गुरु महिमा व एक ईश्वरवाद पर बल दिया। साधक प्रेम द्वारा ही उस परमात्मा या परम सत्ता तक पहुँचने का प्रयास करता है। परमात्मा के मिलन में शैतान बाधाएं खड़ी करता है, परंतु साधक गुरु की सहायता से इन बाधाओं को दूर कर परमात्मा से मिलने में सफल हो जाता है। जायसी को प्रेम की पीर का अमर साधक कहा जाता है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन की तरह जायसी का आज तक कोई अन्य कवि मुकाबला नहीं कर पाया। समन्वय की दृष्टि से जायसी का संपूर्ण काव्य प्राचीन समय की संस्कृति में प्रचलित सभी काव्य रूढ़ियों को दर्शाता है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए अपने भक्तिपूर्ण काव्य से
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सही अर्थों में हम मलिक मोहम्मद जायसी को समन्वयवादी कवि भी कह सकते हैं। अंत में हम मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। इन्होंने भाषा व उसके व्याकरण सम्मत स्वरूप पर विचार नहीं किया, बल्कि माधुर्य और मृदुलता के संवर्धन पर ही ध्यान दिया। इन्होंने तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। यही कारण है कि उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, परंतु इनकी भाषा में श्रुति माधुर्य और हृदय को छूने की अद्भुत शक्ति है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से अपने काव्य का श्रृंगार ही नहीं किया, बल्कि जायसी ने अपनी भाषा को प्रसाद व माधुर्य गुण तक पहुंचाया है। जायसी ने अपने काव्यों में दोहा चौपाई शैली में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है। रूप वर्णन, विरह, युद्ध, प्रकृति चित्रण तथा आध्यात्मिक तत्वों की रहस्य योजना में अलंकारों की पूरी सहायता ली गई है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी धारा के सूफी कवि अपनी साहित्यिक विशेषताओं के बल पर ही महात्मा कबीर की तरह भक्तिकालीन साहित्य में एक अलग प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में पहचान बना पाए हैं। धन्यवाद।